नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जनसंख्या यानी सेंसस से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम में और फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ पे इस टॉपिक से प्रश्न बनता ही बनता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज अगर आप पूरा लेक्चर इसको देखते हैं, तो जनगणना से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, वो चीज़ें आपको इसमें कवर कराई गई है। तो पूरा कंटेंट ज़रूर देखिएगा और फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा और अगर जो है आप इस पे और भी यूपी ट्रिपल एससी या और भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? आइए अब अपना सेशन शुरू करते हैं और हमारा जो सेशन आज का है वो जनगणना पर आधारित है और इससे संबंधित जो थ्योरी है उसको हम समझेंगे और फिर उस पे कुछ प्रश्न ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखिए पहले जनगणना जो है जनगणना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट उसके इतिहास को अगर समझे, जनगणना की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब हुई, तो उसके बारे में देखा जाए तो विश्व में जो है जनगणना की शुरुआत 1749 में स्वीडन ने की थी। और सबसे पहले जो जनगणना की शुरुआत हुई है वो किसके द्वारा हुई है, तो स्वीडन के द्वारा की गई है। कब? आपकी 1749 में, ठीक है। विश्व में दशकीय जनगणना, ऐसा दशकीय जनगणना का क्या मतलब है कि प्रत्येक 10 वर्ष पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 10 वर्ष पे जो जनगणना कराने की शुरुआत की गई, वो किसके द्वारा की गई? यूएसए यानी अमेरिका के द्वारा किया गया है, ठीक है। और कब किया गया है? 1790 में किया गया है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा, यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के द्वारा किया गया 10 की जनसंख्या प्रारंभ की गई 1790 में, ठीक है। भारत में पहली जनगणना 1872 मेयो के कार्यकाल में की गई, ठीक है। पहली जनगणना थी, ये समकालिक कह सकते हो, यानी कि दशकीय आपकी नहीं थी। पहली बार जनगणना की बात की जाए तो 1872 में आपका लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर दशकीय नियमित जनगणना, मतलब हर 10 वर्ष पे प्रत्येक जो है नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वो आपका 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई, जो उस समय भारत के वायसराय थे, ठीक है। आप देख सकते हो 1872 में मेयो थे, उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन थे। ऐसे किसी भारतीय शहर की अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भारतीय शहर पे जनगणना, किसी भारतीय शहर की सर्वप्रथम जनगणना की बात अगर की जाए तो उस पे कौन सा नाम आएगा, तो उसमें आपका जो है किसी भारतीय की सर्वप्रथम जनगणना, इसमें आपका ढाका, जो उस समय बांग्लादेश का जो ढाका है वो आपका किस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। और कब हुआ था? ये 1830 में हुआ था, ठीक है। 1830 में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी वाल्टर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी वाल्टर के द्वारा, ठीक है। हेनरी वाल्टर के द्वारा किया गया था और इन्हीं को ही जो है भारत में जनगणना का जनक बोला जाता है। भारत में जनगणना का जनक किसको माना जाता है? तो इनको ही माना जाता है, हेनरी वाल्टर को, ठीक है। भारत में जनगणना का जनक, ये प्रश्न आपसे यूपी ट्रिपल एससी ने कई बार पूछा हुआ है कि भारत में जनगणना का जनक किसको माना जाता है, तो हेनरी वाल्टर को माना जाता था। इन्होंने पहले बार जो किसी भारतीय शहर यानी ढाका में जो है जनगणना करवाई थी। और कब करवाई थी? तो 1830 में करवाई थी। आगे क्लियर है? आगे समझते हैं। जनसंख्या दिवस यानी पॉपुलेशन दिवस जो है हम लोग किस किस दिन मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। और जनसंख्या के अध्ययन जो है जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको डेमोग्राफी बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम? डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। अगला देखिए, भारत के पहले जनगणना आयुक्त यानी जब पहली बार जनगणना हुई थी भारत में, वो किसने कराई थी? तो डब्ल्यू सी प्लॉडेन ने कराई थी, जिन्होंने कब? 17 फरवरी 1881 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। अच्छा, उस समय देखिए किसके शासन काल में, यानी वायसराय कौन था उस समय? तो वो लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। लेकिन जो जनगणना आयुक्त यानी जो अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी था जिसने जो जनगणना को अपने अंडर में कंडक्ट करवाया, उसका नाम आपका डब्ल्यू सी प्लॉडेन था। इन्होंने लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में जो है जनगणना पहली बार शुरू करवाई थी। तो ये कुछ इतिहास से संबंधित जो इसके कुछ प्रश्न है और हर एक जो स्टेटमेंट है इससे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। आगे समझें इसके बारे में। तो और कुछ सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखिए 246 के अनुसार, अच्छा, पहले जनसंख्या का उल्लेख कहाँ पे किया गया है सेंसस का? तो ये 246 के अनुसार, ठीक है। आर्टिकल 246 के अनुसार जनगणना जो है वो किसका विषय होगा? वो एक संघ विषय यानी आपका यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। किसका? यूनियन लिस्ट का पार्ट है। और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट जो है किस दिवस शेड्यूल में है? तो 7th शेड्यूल में है, ठीक है। 7th शेड्यूल में है। और जो आर्टिकल आपका है वो 246 के अनुसार ये बताया गया कि जो जनगणना है
वो क्या होगा, वो आपका संघ सूची का यानी यूनियन लिस्ट का विषय होगा। ठीक है। 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई है। मतलब आजादी के बाद जितनी भी आपकी जनगणना हुई है वो आपका 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत करवाया गया है। ठीक है। आगे समझे, 1931 में भारत में पहली जाति आधारित जनगणना, मतलब पहली बार जो है जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, तो वो आपका 1931 में हुआ था। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नहीं की पहली बार कब आई, तो पहली बार 1975 में आई थी। उसके बाद फिर भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या निधि साल 2000 में लागू की गई थी। अच्छा, आया कब था पहली बार, तो 1975 में, फिर जो है 2000 में, सन 2000 में इसको लागू किया गया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1951 में हुई। जैसा कि हमने पता 1951 में जो है पहली बार हमारी जो वैश्विक विश्व यानी स्वतंत्रता के बाद की जो पहली जनगणना थी वो 1951 में थी, कंडक्ट कराई गई थी। और 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो R.A. गोपाल स्वामी जो ने 1951 का जो यानी स्वतंत्रता के बाद जो हमारी जनगणना कराई गई थी उसके जो सर्वोच्च अधिकारी थे वो आपके R.A. गोपाल स्वामी थे। ठीक है। आगे अगर समझे तो आगे देखिए, दशकीय जनगणना का संचालन, अच्छा ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो जनगणना होती है यानी जो दशकीय जनगणना या सेंसस जो होता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसका जो हेड होता है, जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसको रजिस्ट्रार जनरल बोलते हैं या फिर जो है जनगणना आयुक्त बोला जाता है। ठीक है। भारत के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है, मतलब इस समय प्रेजेंट में कौन है ये, तो मृत्युंजय कुमार नारायण इस समय प्रेजेंट में आपके जनगणना आयुक्त या रजिस्ट्रार जनरल है। ठीक है। और ये चीज बताई है कि 1948 से प्रावधान हो रहा है, यानी 1948 का जो जनगणना अधिनियम है उसके तहत इस समय जनगणना कराई जाती है। तो ये कुछ इतिहास से संबंधित आपके प्रश्न थे। अब जो है जनगणना जो आपका 2011 में हुआ है उससे संबंधित हम कुछ प्रश्न देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, 2011 में आपकी जो जनगणना कराई गई थी उसका शुभंकर क्या है, तो प्रगत शिक्षिका था। ठीक है। प्रगत शिक्षिका मतलब एक टीचर, लेडी टीचर रहती है, उसके हाथ में पर्स टंगा हुआ रहता है और वो जो टीचर है वो आपका क्या है, शुभंकर है। ठीक है। उसके बाद आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये प्रश्न कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका आदर्श वाक्य है। जनगणना आयुक्त कौन है, तो जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। कब, जब 2011 में जनगणना हुई थी। अभी हमने जो है पढ़ा कि जो पहली बार जब जनगणना कराई गई थी उस समय किसके हेड में हुआ था, W.C. प्लॉडेन के अंतर्गत में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 2011 की जो जनगणना है वो आपकी उसकी जनगणना आयुक्त कौन है, तो सी चंद्रमौली जी है। ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखें तो जो कुल प्रश्न इसमें कितने थे, वो कुल प्रश्न की संख्या जो है 29 थे। मतलब 29 प्रश्न पूछे जाते थे जब भी जो है आपकी जनगणना हो रही थी। ठीक है। ये 2 चरण में जनगणना हो रही थी। ठीक है। कितने चरण में, 2 चरण में हो रही थी। एक आपका हाउस लिस्टिंग का, ठीक है, एक हाउस लिस्टिंग का, एक हाउस लिस्टिंग और दूसरा हाउस सेंसस। ठीक है। दूसरा हाउस सेंसस। इस 2 चरण में जो है आपके जनगणना जो थी वो हो रही थी क्या, 2011 में। ठीक है। उसके बाद 2021 की जनगणना जो कि प्रस्तावित थी लेकिन कोविड के कारण आपको पता है ये चीजें पोस्टपोन हो गई हैं। तो 2021 की जनगणना जो डिजिटल जनगणना होगी, ये चीजें बोली गई थी। आदर्श वाक्य क्या था कि जन भागीदारी से जन कल्याण, ये आदर्श वाक्य है 2021 का। ठीक है। आप आदर्श वाक्य 2011 का हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और आदर्श वाक्य आपका जो 2011 का है वो जन भागीदारी से जन कल्याण। आगे देखिए, जनगणना आयुक्त की जो बात की है तो ये विवेक जोशी हैं आपके 2021 वाली जनगणना के। ठीक है। कुल प्रश्न की संख्या इसमें 2 प्रश्न आपके बना दिए गए हैं और इसमें प्रश्न की जो संख्या हो गई है वो आपका 31 हो गई है। ठीक है। तो ये आपकी जनसंख्या से संबंधित विशेष आपके प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम समझे, जो भारत की जनगणना 2011 में हुई थी उसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य निकल कर आए ना, उसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 121 करोड़ जो है ये, ठीक है, 121 करोड़ टोटल जनसंख्या है। विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत, मतलब टोटल विश्व में जो जनसंख्या प्रतिशत है भारत का वो 17.5% है। ठीक है। मतलब 17.5% लोग जो है हमारे भारत में निवास करते हैं, अगर पूरे विश्व को अगर हम कंसीडर करें तो।
जनसंख्या में पुरुषों का जो प्रतिशत है वो 51.47% है। मतलब जो टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन है ये 121 करोड़, इसमें से जो है 51.47% लोग जो है वो क्या है वो पुरुष है, और 48.53 लोग जो है ये क्या है महिलाएं हैं। ठीक है, ये परसेंटेज है। उसके बाद 2001 से 2011 के मध्य जो है दशकीय वृद्धि दर जो है अगर आपसे पूछा जाए, मतलब अगर आप 2001 देखेंगे उसके बाद 2011 देखोगे, तो इसके बीच में जो यानी इस 10 ईयर में जो परसेंटेज वृद्धि हुई है, ठीक है, जो परसेंटेज इंक्रीजमेंट हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है, तो आपका 17.70% का इंक्रीजमेंट हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक है, उसके बाद वार्षिक वृद्धि दर अगर बात की जाए तो जैसे आप वार्षिक वृद्धि दर करोगे 2010 से लेकर 2011 में, ठीक है, इसमें जो है कितना वृद्धि हुआ, मतलब एक साल के अंदर कितना बढ़ा आकर जनसंख्या, तो 1.64% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 1911 से 1921 के मध्य क्या हुआ, ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर हुई है। मतलब ये भी आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पूरे वर्ष मतलब जब से जनगणना स्टार्ट हुई है और तब से लेकर आज तक केवल एक बार जो है ऐसा हुआ है कि जब हमारा जो जनसंख्या वृद्धि है वो निगेटिव में गया है, यानी ऋणात्मक हुआ है। और वो कब हुआ है, तो 1911 से लेकर 1921 के मध्य में, और कितना हुआ था, -0.31% हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय अकाल पड़ रहा था, महामारी फैल रही थी, जिसकी वजह से जनसंख्या में लॉस हुआ था। ठीक है, 1921 जनगणना में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, इसी को जो है महान विभाजक वर्ष बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपका 1911 से लेकर 1921 में जनसंख्या घटी थी, और 1921 के बाद लगातार जो जनसंख्या थी वो आपकी उसमें वृद्धि हो रही थी। तो इस वजह से 1921 को जो है ग्रेट डिवाइड ईयर बोला जाता है, यानी महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। ठीक है, 1961 से 71 ये भी टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो सबसे ज्यादा रही अभी तक। ठीक है, कितना था, 24.8%। ये जो है जब से आपकी जनसंख्या कंडक्ट कराई जा रही है तब से लेकर आज तक जो आपका दशकीय वृद्धि दर हुआ है वो सबसे ज्यादा आपका 1961 से 71 के बीच में हुआ है, और कितना हुआ, 24.80%। आगे देखिएगा, शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज, मतलब इस पूरी जो है 121 करोड़ आबादी में आपके 31.2% लोग शहर के हैं, और 68.8% लोग जो कैसे ग्रामीण से हैं, क्योंकि हमको पता है हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रामीण इलाके में निवास करते हैं। ठीक है, आगे अगर देखें हम, तो अब जो है आपके लिए प्रश्न उठता है यहाँ से कि भारत के जो 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसको देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो सबसे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे बिहार है, फिर जो है पश्चिम बंगाल है, और फिर आंध्र प्रदेश है। तो इसमें से कम तीन तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये तीन राज्य ऐसे हैं जो जनसंख्या में टॉप पे है। न्यूनतम जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या की अगर बात की जाए तो सिक्किम जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा राज्य है। इस आधार पे जनसंख्या के आधार पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्षेत्रफल में आपका गोवा आएगा, लेकिन अगर जनसंख्या की बात की जाए तो सिक्किम आएगा। ठीक है, मिजोरम है, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद गोवा है, नागालैंड है, लेकिन तीन नाम आपको कम से कम याद रखने हैं कि सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों राज्य में जो आपके न्यूनतम जनसंख्या वाले जो है राज्य है। ठीक है, भारत के संघीय क्षेत्र में अगर बात की जाए यानी यूटीज में अगर बात की जाए, यूनियन टेरिटरी में, तो सर्वाधिक जनसंख्या यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो दिल्ली में है, और न्यूनतम जनसंख्या जो है वो कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे अगर हम बात करें, तो अब जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, अगर इसमें परसेंटेज भी बात की जाए, ठीक है, कि जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से थे, तो उसमें अगर आप देखो तो इसमें ये जो आपकी 5 दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें आपका दादर नागर हवेली है, दमन एवं दीव है, ठीक है, दमन एवं दीव है, पुदुचेरी है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश। एक सेकेंड, सॉरी। तो आप देख सकते हैं सर्वाधिक दक्के वृद्धि दर वाले, मतलब जो है पिछले वर्ष से लेके इस वर्ष, मतलब इस 10 वर्ष के बीच में परसेंटेज में वृद्धि किसकी ज्यादा हुई है, ठीक है, परसेंटेज में। तो ये चीज अगर हम देखें तो दादर नगर हवेली का 55.58% वृद्धि हुआ है। दमन एंड दीव की बात की जाए तो 53.76% हुआ है। पुदुचेरी की बात की जाए तो 28.08% हुआ है।
ठीक है। मेघालय की बात की जाए तो 27.05% हुआ है और अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो 26.03% हुआ है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि आप अगर ये देखोगे तो ये आपका क्या है, यूटी। ठीक है, ये क्या रहा है आपका यूटी है। उसके बाद फिर दमन दीव भी यूटी है, पुदुचेरी भी यूटी है। स्टेट पे अगर आप आओगे तो आप ये देखोगे कि स्टेट में आपका सबसे नंबर 1 पे आ रहा है मेघालय। ठीक है, तो आपसे अगर ओवरऑल पूछा जाए, मतलब राज्य और केंद्र से इसे तब मिक्स करके आपसे पूछा जाएगा, तब तो आप ऐसा दोगे कि दादरा नगर हवेली है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे राज्य केवल पूछा जाए तो राज्य में आप आंसर करेंगे मेघालय। इस जो है सर्वाधिक दस्ती वृद्धि करने वाले जो राज्य है उसमें पहला स्थान आता है, वो किसका है, मेघालय का है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे यूटी पूछा जाएगा तो दादर नगर हवेली बताओगे, स्टेट पूछा जाएगा तो मेघालय, ओवरऑल पूछा जाएगा तो फिर आपका दादर नगर हवेली रहेगा। क्लियर है। आगे देखे, नेक्स्ट क्या है, न्यूनतम जनसंख्या दस की वृद्धि दर। अच्छा, सबसे कम यह वृद्धि दर कहाँ पे है, मतलब वहां पे सर्वाधिक था, सबसे ज्यादा जनसंख्या वहां पे परसेंटेज में बढ़ रही थी। यहाँ पे क्या सबसे कम जो है जनसंख्या परसेंटेज में बढ़ रही है, और इसमें जो है नागालैंड आपका क्या है, टॉप पे है। ठीक है, नागालैंड आप देख रहे हो यहाँ निगेटिव में है। एकमात्र राज्य, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र राज्य जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव में थी, ऋणात्मक में थे, तो वो आपका नागालैंड है। यहाँ पे -0.58% जो है यहाँ पे क्या हुआ है, घटा है पॉपुलेशन। ठीक है, अब केरल दूसरे नंबर पे है, 4.91% से वृद्धि हुई है। लक्षद्वीप जो है 6.30% से, अंडमान निकोबार द्वीप पे 6.86% से, और फिर गोवा आपका 8.23% से ये क्या कह सकते हो, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो न्यूनतम तस्करी वृद्धि सबसे पहले नागालैंड, ये क्या है, स्टेट है। ठीक है, ये क्या है, स्टेट है। उसके बाद केरल भी आपका स्टेट है। तीसरे नंबर पे आपका लक्षद्वीप आता है, ये आपके क्या है, यूटी है। तो अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाएगा तो आंसर क्या जाएगा, नागालैंड। अगर आपसे यूटी पूछा जाएगा तब आंसर आपका लक्षद्वीप होगा। ठीक है, तब आंसर आपका क्या आएगा, लक्षद्वीप आएगा। लेकिन अगर आपसे जो है ओवरऑल की बात दी जाए या स्टेट की बात दी जाएगी तो आप आंसर जो है नागालैंड ही टिक करोगे। क्लियर है। तो जितने भी प्रश्न आपको बन रहे हैं आप एक बार रिवाइज करिएगा, रिवाइज करोगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम समझे आगे और चीजें क्या है, तो जनसंख्या घनत्व। अच्छा, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए अगर, तो ये होता है आपका, ये आप पूरे भारत का जो है जनसंख्या घनत्व की 382 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं, यही होता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व। ठीक है, कितने लोग रहते हैं या 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है वही पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो भारत की अगर बात की जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है 382 लोग जो है वो रह रहे हैं। ठीक है, तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर बिहार है, दो जिसकी जनसंख्या घनत्व क्या है, 1106, यानी 1106 लोग जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है जहाँ पे 1030 लोग रहते हैं। तीसरे नंबर पे आपका केरला आता है जहाँ पे 859 लोग रहते हैं। अच्छा, ऐसे आप उत्तर प्रदेश भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है। ठीक है, 829 है। उसके बाद फिर आगे देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो इसमें सर्व सबसे एक नंबर पे आएगा आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें केवल और केवल 17 लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पे मिजोरम है, जिसमें से केवल और केवल 12 लोग रहते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो सिक्किम जो आपका तीसरा स्टेट है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, वहां पे केवल और केवल 86 लोग रहते हो। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो दिल्ली जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी है, और यहाँ पे 11,320 लोग रहते हैं। तो इसमें फिर वही बात आएगी कि अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाएगा कि राज्य और केंद्र शासित दोनों मिलाकर, तब आंसर आप दिल्ली करोगे। लेकिन अगर आपसे यूटी पूछा जाएगा तो आंसर दिल्ली होगा, या स्टेट पूछा जाएगा तो आंसर बिहार होगा। क्लियर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो अंडमान एंड निकोबार में है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है वो 46 है। ठीक है, कितना है, 46। अच्छा, अगर आपसे ये भी पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले दो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बताइए, तो पहले पे तो अरुणाचल प्रदेश आएगा क्योंकि 17 ही है वहां पे।
दूसरे नंबर पे आप देख रहे हो मिजोरम, वहाँ पे 52 है, लेकिन यहाँ पे अगर अंडमान एंड निकोबार का देखोगे तो ये 46 ही है और ये आपका उससे कम है, तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें प्रश्न में ध्यान देना है कि वो आपसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ओवरऑल पूछ रहा है, या केवल राज्य के बारे में पूछ रहा है, या फिर आपसे जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ रहा है। जिसके बारे में पूछेगा उस तरीके का आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे अगर हम समझें नेक्स्ट, तो अगला जो हमारा होगा लिंगानुपात। लिंगानुपात ये आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है और ये इस लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर, ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है उसी को बोला जाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है उसी को बोला जाता है लिंगानुपात। ठीक है, महिलाओं की संख्या, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को लिंगानुपात बोला जाता है, सेक्स रेशियो बोला जाता है। ठीक है, तो भारत का जो सेक्स रेशियो है वो 943 यानी 943 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर बात की जाए तो केरला है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। केरला का 1084 है, तमिलनाडु का 996 है, आंध्र प्रदेश का 993 है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए यानी सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है तो वो हरियाणा में है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जो है 889, सिक्किम में जो है 890 है। ठीक है, ये 879 है कहाँ पे, हरियाणा में। मतलब अगर स्टेट में, राज्य में पूछा जाए न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है तो आप आंसर करोगे कि हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो पांडिचेरी है, जिसको पुदुचेरी बोला जाता है। इसमें 1037 है। ठीक है, 1037 है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, दमन एवं दीव, जिसकी क्या है लिंगानुपात 618 है। अच्छा, आपसे अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला, न्यूनतम लिंगानुपात वाला स्टेट या यूटी, तो स्टेट यूटी कौन सा है, तब आपका आंसर क्या आएगा, तब आप हरियाणा मार्क करोगे या फिर दमन एवं दीव। तो यहाँ पे देखिए अगर ओवरऑल आपसे पूछा जा रहा है यानी स्टेट और यूटी दोनों मिला के अगर आपसे पूछा जा रहा है तो फिर आप दमन एवं दीव में देखोगे केवल 618 है। मतलब 1000 पुरुषों पे सब महिलाओं की जो संख्या है वो 618 है और यहाँ पे 879 है। तो सबसे कम कौन सा है, दमन या दीव या फिर हरियाणा। तो आपका आंसर आएगा कि सन दमन एवं दीव जो है ये यहाँ पे जो आपका लिंगानुपात है वो कम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो दमन एवं दीव बनेगा। ठीक है, वो दमन एवं दीव बनेगा। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि मतलब किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आगे अगर हम बात करें तो साक्षरता यानी लिटरेसी रेट। अच्छा, साक्षरता को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसको मापते कैसे हैं, तो अगर इसकी जो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि साक्षरता जो है मापने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो इसको भी अगर आप देखें तो 7 वर्ष जो है, ठीक है, 7 वर्ष का अगर कोई भी बच्चा हो जा रहा है तो उसको जो बेसिक पढ़ना और लिखना आना चाहिए, अगर वो चीजें उसको आ रही है तो उसको हम साक्षर बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कितने वर्ष जो है उसकी जो मिनिमम एज है वो कितना वर्ष है, तो 7 वर्ष है। और साक्षरता जो भारत की है वो 74.04% है। ठीक है, ये लिटरेसी रेट है इंडिया का, प्यारे भारत का। और इसमें अगर पुरुषों की साक्षरता की बात की जाए तो वो आपका 82.14% यानी 82.14% है। और महिला की जो साक्षरता की बात की जाए तो 65.46% जो है ये महिलाओं की क्या है, साक्षरता है, लिटरेसी रेट है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की बात की है तो आपका केरला नंबर 1 पे है, मिजोरम नंबर 2 पे है और गोवा नंबर 3 पे है। सबका परसेंटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे 93.91 है, मिजोरम का 91% है और गोवा का 88.7% है। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पे आपका बिहार है। बिहार सबसे जो है कम साक्षर वाले राज्य है जिसका लिटरेसी रेट केवल और केवल 61% है। अरुणाचल प्रदेश 65.2% है और तीसरे नंबर पे आपका राजस्थान आता है जिसके लिटरेसी रेट जो है क्या है वो 66.1% है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जो केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप आपका है। लक्षद्वीप की जो जनसंख्या वो आपका लिटरेसी रेट है वो 91.8% है, यानी 91.8% है। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी सबसे कम साक्षर जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादर एवं नागर हवेली जो है जिसके साक्षरता रेट जो है वो आपका 76.2% है। ठीक है,
देश में पुरुष साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों में 77.2% है तथा शहरी क्षेत्रों में 88.8% है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की जो ग्रामीण आबादी है उसकी साक्षरता दर कितनी है, तो आप बताएंगे 77.2% है। अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो 88.8% है। और फिर अगर देश में महिला साक्षरता दर पूछा जाए, जो महिला साक्षरता दर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, तो 57.9% है। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का परसेंटेज पूछा जाए तो 79.1% है। तो पुरुषों का भी अलग से है, महिलाओं का भी अलग से है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आपसे महिलाओं के बारे में पूछा जाए कि महिलाओं का जो है, महिलाओं का ये साक्षरता दर हमारा अगर कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे न्यूनतम महिला साक्षर है, तो सबसे नंबर 1 पे आपका बिहार आता है, लेकिन सेकंड नंबर पे इसका आंसर चेंज हो जाएगा और सेकंड नंबर पे यहाँ पे राजस्थान आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसे ओवरऑल पूछा जाएगा तब तो अरुणाचल प्रदेश आएगा, लेकिन अगर महिलाओं को लेकर पूछा जाएगा कि सबसे न्यूनतम महिलाओं वाला साक्षर राज्य कौन सा है, तो पहले नंबर पे तो बिहार है, लेकिन दूसरे नंबर पे राजस्थान आ जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है, तो जनगणना 2011 में अनुसूचित जाति के बारे में ये भी प्रश्न अब इस समय बन रहे हैं। काफी प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं आपसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के बारे में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति है वाला राज्य है तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, यानी यूपी है। और यूपी में जो है आपकी 4.14 करोड़ जो है, यानी आपके 125 करोड़ लगभग जो है क्या है, आपकी यूपी में अनुसूचित जाति है। उसके बाद नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल है और तीसरे नंबर पे आपका जो बिहार आ जाता है, जहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला, अच्छा देखिए परसेंटेज अगर पूछा जाए, एक तो आपसे जनसंख्या पूछी जा सकती है, दूसरा परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो परसेंटेज में आपके पंजाब नंबर 1 पे है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश नंबर 2 पे है और तीसरे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। मतलब जहाँ पे परसेंटेज अनुसूचित जाति का यानी एससी कास्ट के जो लोग हैं, एससी वर्ग जो है, उनका परसेंटेज जो है पंजाब में सबसे ज्यादा है, हिमाचल में सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर ओवरऑल जनसंख्या की बात की जाए तो आपका यूपी में सबसे ज्यादा है, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल है और तीसरे नंबर पे आपका बिहार है। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला राज्य सबसे कम जो आपके मिजोरम में है, केवल और केवल 1218 लोग। मेघालय में जो है फिर दूसरे नंबर पे है आपके, ठीक है, 1735 लोग। ठीक है, 1735 लोग। उसके बाद 17,355, ठीक है, सॉरी 17,355 लोग हैं। उसके बाद फिर गोवा में जो आपकी 25,439, यानी 3 जो आपके राज्य है, मिजोरम, मेघालय और फिर गोवा, इसमें जो है सबसे कम आपके अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, जहाँ पे आपके 28.12 लाख यानी इतने लोग जो है आपके क्या रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला एक जनसंख्या होगी तो जनसंख्या में दिल्ली आएगा। परसेंटेज पूछा जाएगा तो परसेंटेज में चंडीगढ़ में। ठीक है, समझ में आया, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसे भी है जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एवं निकोबार हो गया, इसमें एक भी अनुसूचित जाति जो है निवास नहीं करते हैं। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किस ऑप्शन में जो है आपके अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, तो आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन खोलना रहेगा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और फिर अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको जितना भी जनसंख्या से संबंधित जो चीजें बताई गई है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और एक बार पुनः इसको आप रिवाइज कर लीजिए, 2 से 3 बार आप पढ़ोगे, आसानी से आपको फैक्ट याद हो जाएगी। और जिसमें भी आपको समस्या हो रही हो तो उसको अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको लिखते रहिए, 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से एकदम मेहनत से आप जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी करते रहिए और फिर हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको जितने भी यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित जो कंटेंट हैं, जितने भी आपके टॉपिक हैं, वो सब कुछ आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और इसमें से अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो या कोई भी डाउट हो तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जो है जरूर जरूर ड्रॉप करिएगा, ताकि हमको भी उससे मोटिवेशन मिले और आपके क्या राय है इस चीज को लेके उसके बारे में हमको पता चल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।